हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के, ठीक है, ऑप्शन बाइंग के, ठीक है, मैं ऑप्शन बाइंग की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, ठीक है, और किन किन चीज़ों से आपको बचना है। और आपको मैं इससे पहले मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो में कि ऑप्शन बाइंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं और क्यों लोग उसे प्रेफर करते ज़्यादा, इक्विटी को छोड़ के उसमें क्यों इतना जो है लोग ट्रेड करते हैं और वो क्यों इतना फेमस है, क्यों उसकी इतनी पॉपुलैरिटी है। वो सारा जो मतलब सब चीज़ जो ऑप्शन बाइंग के जो है फ़ायदे में थी वो मैंने आपको बता दी थी इससे पिछली वाली वीडियो में। तो अगर आपको फ़ायदे जानने ऑप्शन बाइंग के तो आप इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो में आप देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन बाइंग के कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। मेरा काम है आपको दोनों चीज़ें बताना। मैं अगर सिर्फ फ़ायदे बता दूं तो भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि उससे आपको क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आप भूल जाओगे इसमें कुछ नुकसान भी होते हैं। और मैं सिर्फ नुकसान बता दूं तो भी गलत है, क्योंकि फिर आप लोग सोचोगे तो इससे तो कुछ हम पैसा बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो मेरा काम है दोनों चीज़ें बताना, ठीक है। एज अ ट्रेडर मेरा काम है आप लोगों को अवेयरनेस फैलाना, सारी चीज़ आपको एजुकेशन देना, पूरे प्रॉपर तरीके से आपको दोनों चीज़ें बताना। तो उस वीडियो में आप जस्ट पिछली वाली वीडियो में जाकर देख सकते हो कि मैंने क्या बताया था उस बारे में। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा सब कुछ कि क्या क्या इसके नुकसान है, ठीक है, क्यों आप इसे इसमें इतना क्यों लोग डरते हैं, फियर करते हैं, या क्या क्या चक्कर है इसमें, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो भाई सबसे पहला और सबसे खतरनाक जो डर है ऑप्शन बाइंग में वो है टाइम डिके। टाइम डिके जो है वो होता है ऑप्शन बाइंग में, और वो काफ़ी डेंजरस सिचुएशन होती है। इस चीज़ से तो सारे ट्रेडर्स, सारे ऑप्शन बायर्स जो डरते हैं, ठीक है, और डरना भी चाहिए क्योंकि ये है ही ऐसी सिचुएशन। तो टाइम डिके होता क्या है, जैसे जैसे एक्सपायरी, देखो ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में एक एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो उस एक्सपायरी पे उस एक्सपायरी पे क्या होता है, जैसे जैसे उस मान लो थर्सडे वीकली एक्सपायरी है, दो एक्सपायरी होती है, एक वीकली एक मंथली, ठीक है। वीकली हर हफ्ते जो है एक्सपायरी होती है और वो हर हफ्ते आते हैं थर्सडे को, ठीक है। तो मान लो थर्सडे को एक्सपायरी है, आपने मंडे को जो क्या किया, मंडे को आपने या मान लो थर्सडे को ही आपने जो ट्रेड लिया कोई एक्सपायरी वाले दिन, तो उस दिन होगा क्या, आपका जो प्रीमियम है ना जो आपने पे किया है वो बहुत जल्दी जल्दी घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे एक्सपायर होना आज, ठीक है, आज उसे एक्सपायर होना है किसी भी हालत में, ठीक है। ये अब वो एक्सपायर किसी भी प्राइस पर हो सकता है। मान लो स्ट्राइक प्राइस है 36,000 का स्ट्राइक प्राइस है, और मार्केट जो है उस स्ट्राइक के आस पास भी नहीं है, ठीक है। मार्केट जो स्ट्राइक के आस पास भी नहीं है, काफ़ी दूर है मार्केट। मतलब जैसे मार्केट मान लो बैंक निफ्टी का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे 36,000 का बैंक निफ्टी है, तो मान लो और मान लो बैंक निफ्टी उससे ऊपर है, उससे नीचे है, तो वो जो है एक्सपायरी होगी उसकी ज़ीरो, ठीक है, ₹0 पर एक्सपायर हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसका। बस ऑप्शन सेलर्स जो है उसका फ़ायदा उठा लेंगे, पर ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत बड़ी जो है दिक्कत है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि प्रीमियम बहुत जल्दी जल्दी जो डीके होता है वो ख़त्म होता रहता है, ठीक है, खोखला करता रहता है ना, वो वाली बात है। तो जैसे जैसे एक्सपायरी आती रहेगी ये उतनी जल्दी जल्दी जो है इसका प्रीमियम जो घटते जाएंगे अपने आप, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन सेलर्स करते हैं इसे, ऑप्शन सेलर से सेल करते रहते हैं, इसलिए जो है इसका प्रीमियम घटता रहता है अपने आप। और ये मान लो आपने जो ट्रेड लिया है वो आपके आपका आपका जो है स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा, पर आपको जो है आपका जो टाइम डिके इतना हो जाए कि आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली हिट हो जाए, ठीक है। मतलब अगर आप ठीक भी हो ना, अगर आप ठीक भी हो फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है अगर टाइम डिके अपने अगर टाइम डिके होता है तो इसलिए टाइम डिके जो बहुत जो है एक्सपायरी, जैसे जैसे टाइम डिके जैसे जैसे एक्सपायरी आती है वैसे वैसे टाइम डिके बढ़ता जाता है, ठीक है। टाइम डिके उतना ही बढ़ता है। और टाइम डिके कम कब होता है, टाइम डिके कम जब होता है जब एक्सपायरी को काफ़ी टाइम हो, ठीक है। जैसे मान लो मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी जो है बिल्कुल एंड में है, मंथ के एंड में जो है वो होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हो, जैसे मान लो दिसंबर है, ठीक है, 1 दिसंबर को आपने कोई भी ट्रेड एंटर करी तो उसका जो प्रीमियम इतना जल्दी जो डीके नहीं होगा। जैसे जैसे आप 10 दिसंबर आएगा, 20 दिसंबर आएगा, 25 दिसंबर, 30 दिसंबर, जैसे जैसे मतलब जो डेट आगे बढ़ती जाएगी एक्सपायरी के टाइम तक,
वैसे वैसे इसका प्राइस है घटता 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 चला जाएगा। अगर उसके प्राइस के आसपास भी नहीं है तो, अगर स्ट्राइक प्राइस के आसपास है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कहने का आपको 100% एक्यूरेट होना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम डीके का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसमें, ठीक, ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग में ये एडवांटेज है। और दूसरा पॉइंट है, आपको जो है सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसमें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हो जानने के लिए, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में या कोई सी भी ऑप्शन ट्रेडिंग होगी उसमें बहुत कुछ जानने के लिए होता है, ठीक है। कॉल है, पुट है, और या फिर आपकी ऑप्शन चेन है, ठीक है। और भी मतलब कि क्या क्या बताऊँ मैं, स्ट्रेडल, लॉन्ग पुट, लॉन्ग कॉल पुट, और क्या क्या होता है, एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, और हेजिंग होती है। बहुत कुछ इसमें सीखने को होता है, ठीक है। इसमें ओपन इंटरेस्ट रेट जो होता है और वॉल्यूम वगैरह ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं आपको। जब आप बस ऐसी ट्रेड में एंटर, जैसे इक्विटी में तो आप ऐसी ट्रेड में एंटर कर लेते हो ना, इसमें नहीं कर सकते। इसमें आपको बहुत ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करनी होती है, और ऑप्शन चेन एनालिसिस इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत कुछ समझने लायक होता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, आपको एक एक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कब एक्सपायर हो, जो कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हो उसकी कब एक्सपायरी होगी, ठीक है। आपको मंथली लेना है या वीकली लेना है कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका, या आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, सेलिंग, बहुत कुछ डीप होता है इसमें छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती, और इसमें नॉलेज भी काफ़ी चाहिए। आपको कब ट्रेड में एंटर करना है, कब ट्रेड में एग्जिट करना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, कितना टारगेट लेना है, ठीक है। इन सब चीज़ों में बहुत जो है आपको देखभाल करनी, तो इसमें नॉलेज काफ़ी चाहिए। कहने का मतलब ये है, आप बेसिक से स्टार्टिंग आप बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप इक्विटी स्टार्टिंग कर सकते हो। बिल्कुल इससे ऑप्शन बाइंग में मत आ जाना, क्योंकि इसमें नॉलेज चाहिए। अगर आप इक्विटी में अच्छा कर रहे हो तो आप इसमें आने की सोच सकते हो, ठीक है, सोच सकते हो। और बैक टेस्टिंग कर सकते हो इसकी अच्छे से, और फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कर सकते हो लाइव मार्केट में। और इसमें कहने का मतलब है, इसमें नॉलेज काफ़ी ज़्यादा चाहिए। अगर आपको नॉलेज है तो आप इससे बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो पूरी लाइफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर आपको पास नॉलेज होनी चाहिए। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस मतलब आप इसमें अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो। 5-10 स्ट्रेटजीज आती हैं, ठीक है, 5-10 स्ट्रेटजीज आती है इसमें, वो सब इसमें से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। इतनी स्ट्रेटजी आप इक्विटी में नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका नाम ही देखो क्या है, ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब क्या है, हमारे पास बहुत सारे वैरायटीज़ के ऑप्शन हैं, ठीक है। हम जो उनमें से कोई सा भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, और वो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। XYZ काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, हम उसमें से कुछ भी ऑप्शन जो सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन हैं, ठीक है। जैसे 36,000 का हो गया, 30 बैंक निफ्टी का अगर मैं बताऊँ तो जस्ट फॉर एग्जांपल 36,000, 3600, 36,200, इतने सारे हमारे पास ऑप्शन हैं। हम कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं, ठीक है, XYZ। हम कॉल भी ले सकते हैं, हम पुट भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों टाइप के हमारे पास ऑप्शन है। हम ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, हम ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। और भी हम इसमें स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं, पोजिशनल भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं, लंबे टाइम के लिए थोड़ा सा होल्ड करके रख सकते हैं इसे। तो काफ़ी सारे जो हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं, इसलिए इसका नाम ऑप्शंस रखा गया है, ठीक है। तो इसका तीसरे नुकसान की बात करें तो ये बहुत फास्ट होता है। इसमें जो बुलेट ट्रेन की तरह जो इसमें मूवमेंट आती है, ठीक है, अब बहुत फास्ट मूवमेंट आती है। कहने मूवमेंट मतलब चार्ट में आपको नहीं दिखेगी इतनी, पर जो आपका वो है ना, जिस स्ट्राइक प्राइस है जो आपने जिस पर आपने प्रीमियम पे किया है, उस स्ट्राइक प्राइस में बहुत अच्छी खासी बहुत जल्दी मूवमेंट आती है, ठीक है। आपको स्टॉक में देखो 1% बढ़ने में उसे या घटने में टाइम लगता है थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे 1% तो 1 सेकंड में बढ़ जाता है, ठीक है। तो मूवमेंट इतनी ज़्यादा शार्प होती है, इतनी फास्ट होती है, बुलेट ट्रेन से भी फास्ट होती है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज है इसका, या आप एडवांटेज भी कह सकते हो, जैसा आपकी सोच है। मेरे हिसाब से तो डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें जो रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। आपको स्टॉप लॉस लगाते ही जो हिट हो सकता है, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाते ही हिट हो सकता है इसमें आपको शायद टाइम भी ना मिले स्टॉप लॉस लगाने, इतने तो आप इतनी फास्ट मूवमेंट आती है इसमें, को किसी भी तरफ जा सकता है। ऊपर की तरफ भी फास्ट मूवमेंट आ सकती है, नीचे की तरफ भी फास्ट मूवमेंट आ सकती है। हम वो जो है तो काफ़ी फास्ट होता है। आप जो है
1%, 50% तो सेकंडों में बढ़ता है, ठीक है। 50%, 40%, 50% तो सेकंडों में बढ़ जाता है। मैं खुद लाइव अपनी आंखों से देखा है। कभी कभी जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है और घट भी जाता है, ठीक है, बढ़ता नहीं है, घटता भी है। एक बार 35% कुछ ही सेकंडों में घट गया था मेरी आंखों के सामने, ठीक है। आपको स्टॉक घट सकता है 35%, सोच सकते हो आप। कोई ऐसा स्टॉक है जो 35% घट जाए एक ही बार में, ठीक है। और एक डिसएडवांटेज इसका ये भी है कि ये जो है इसका प्रीमियम जो ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई स्ट्राइक प्राइस है 36,000 का स्ट्राइक प्राइस है कोई बैंक निफ्टी का, वो मान लो उसका प्राइस है फॉर एग्जांपल 200 उसका प्राइस है, ठीक है। तो 200 का ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है, अगर उसमें मूवमेंट वहाँ पे नहीं हुई या ट्रेड जो है ट्रेड दूसरी डायरेक्शन में जाने लगा, आपके जो आपने ट्रेड ली थी उसके उल्टी डायरेक्शन में जाने लगा, तो उसका प्राइस ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। पर इक्विटी में क्या है, इक्विटी में ऐसा नहीं है। इक्विटी में वो ज़ीरो नहीं होगा, उसमें सर्किट्स लगे होते हैं, ठीक है। अपर सर्किट, लोअर सर्किट, उसकी कुछ परसेंटेज होती है। फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल, या कोई पक्का नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे 20% की सर्किट लगी हुई है कि 20% ऊपर जाए तो सर्किट लग जाएगी, 20% नीचे जाएगा तो सर्किट लग जाएगी। ये जस्ट एन एग्जांपल है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। सर्किट के बारे में हमें नहीं जानना, हमें ये जानना कि मतलब उसमें सेफ्टी है यार। तुम उसमें 20% से ज़्यादा लूज़ नहीं कर सकते। मतलब 20% जो है उसमें घटेगा, उसमें स्टॉक में, या 20% बढ़ेगा। अब मार्जिन भी ले रखा है ना कुछ आपने, कुछ मार्जिन भी तो ले रखा है आपने, तो उससे भी डिपेंड कर देता है थोड़ा बहुत। पर ये एक ही दिन में ज़ीरो नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब ये इक्विटी जो है, मान लो कोई रिलायंस का शेयर है, ठीक है, जितना भी उसका प्राइस चल रहा है, ठीक है, जितना भी उसका प्राइस चल रहा है, मान लो कोई स्टॉक है उसका प्राइस चल रहा है 3,000 रुपये उसका प्राइस चल रहा है, ठीक है, 2,000 रुपये या 3,000 रुपये उसका प्राइस चल रहा है, तो एक ही दिन में ज़ीरो हो सकता है, बताओ आप। वो एक ही दिन में ज़ीरो होने के उसके चांसेस कम है, ठीक है, ना के बराबर ही उसके चांसेस है। या कोई स्टॉक का प्राइस है 200 रुपये, 300 रुपये का स्टॉक का प्राइस है, तो एक ही दिन में ज़ीरो हो सकता है, बताओ, खुद बताओ सोच के, ठीक है। नहीं हो सकता, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर इसमें ऑप्शन बाइंग में ऐसा हो सकता है, आपने 200 रुपये प्रीमियम दिया, वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ज़ीरो हो जाएगा अगर वो उस ट्रेड अपोजिट चलेगी तो ये बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क होता है। नेक्स्ट है, आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना पड़ेगा। आपकी एक्यूरेसी एकदम बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, 90% की एक्यूरेसी रहेगी या उससे ऊपर, तो ही आप इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाओगे। हालांकि इससे थोड़ी बहुत कम भी होगी तो भी चल जाएगा, आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लोगे तो। एक्यूरेसी से मेरा ये मतलब है कि मान लो कोई स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की 36,000 का कॉल मतलब 36,000 से ऊपर जाएगा, ठीक है। पर वो क्या करता है, वो कैसे बिहेव करता है, वो 36,000 पे टच करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, जैसे 36,020 रुपीज़, तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट वो दिखाएगा। पर वापस जो है 36,020 से 39,080 पे भी आ गया ना, वो 70 पे भी आ गया, 39,000, मतलब थोड़ा सा भी कम हो गया ना उस स्ट्राइक प्राइस से, तो आपका जो लॉस है ना वो काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी एक्यूरेसी जो है इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 36 आपने सेलेक्ट किया ना, तो 36 मतलब 36 उससे ऊपर ही होना चाहिए वो। जैसे ही उससे थोड़ा सा भी नीचे चला गया, वो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, और अच्छा खासा लॉस होना शुरू हो जाएगा, छोटा मोटा लॉस नहीं। क्योंकि एक तो वो साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, ठीक है, ऊपर से उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, उसमें ओपन इंटरेस्ट भी है और मूवमेंट जो बहुत फास्ट आती है, अगर क्योंकि वहाँ पे सेलर्स भी बैठे होते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस पे। जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ये मैं बता रहा हूँ आपको एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी में थोड़ी सी भी कमी होगी तो वो आपको बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है, ठीक है। जो आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की उसकी एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपने थोड़ी सी भी गलत स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर ली ना, तो सारा जो है ख़त्म हो जाए खेल, आपका अकाउंट भी पूरा ब्लॉक हो सकता है, ठीक है। अब ये डराने वाली बात नहीं है, मैं किसी को डरा नहीं रहा यहाँ पे, या किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, ठीक है। मेरा जो है बताना बनता है, एज ए ट्रेडर मेरे को बताना पड़ता है कि हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और उसकी अच्छाइयाँ भी होती है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको किसी को डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग, और मैं रिस्क बता रहा हूँ कि क्या क्या जो है इसमें ख़तरा होता है, जो खासकर बिगिनर्स को तो खासकर समझना पड़ेगा। आप एकदम इसमें जो है नहीं आ सकते, आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा चीज़ें को। अब आप फिर अपने हिसाब से जो मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जो भी आपको समझ में आए। तो एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है, आपको ऑलवेज ज़्यादातर टाइम्स आप जो है प्रॉफिटेबल होते हो,
जैसा आपने फॉरवर्ड टेस्टिंग की, बैक टेस्टिंग की, उस हिसाब से, या फिर आपने आपने देखा है कि यार इतनी तो मेरी एक्यूरेसी है कि मैं इतना प्रॉफिटेबल तो बन ही सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो जहाँ भी मैं सेलेक्ट करता हूँ वहाँ से मूवमेंट बनती है। आपने काफ़ी बार ये चीज़ चेक की है, तो आप इसमें ट्रेडिंग करने की सोच सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस तो जब भी लगाना आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड लेनी है, साइकोलॉजी सही रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वेरी हार्ड। ये सब तो आपको पता ही है कि ये जो है ये छोटे बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी छोटे बच्चों का खेल नहीं है, बहुत खतरनाक। इसमें हर किसी को ट्रेड नहीं कर सकता, हर कोई ट्रेड इसमें नहीं कर सकता, ठीक है। सीधी सी बात है, सिंपल। इसमें ये ऑप्शन ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं बनी है, कहने का मतलब ये है मेरा। किसी का रिस्क थोड़ा कम होता है, कोई जो अपने कैपिटल का बस 1% लूज़ करना चाहता है, 2%, 3% लूज़ करना चाहता है अपनी पूरी कैपिटल का, ठीक है, ट्रेडिंग में, और उसके बजाय वो रिवॉर्ड थोड़ा और ज़्यादा लेना चाहता है। पर इसमें आप नहीं कर सकते ऐसा। इसमें क्या है, इसमें आपको जो रिस्क लेना पड़ेगा वो काफ़ी तो बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1% आपका जो है कैपिटल का, वो तो सेकंडों में हो जाता है, ठीक है, वो तो सेकंडों में ऊपर नीचे हो जाता है। आपकी ट्रेड या जो भी आपने कैपिटल लगाई है ट्रेड में, वो 1% नीचे तो जब ही सेकंडों में आ जाती है, 1% ऊपर तो जब ही सेकंडों में आ जाती है, ठीक है। तो 1% तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, 1% तो कुछ है ही नहीं। तो रिस्क तो थोड़ा, और इसमें हार्ड भी काफ़ी होता है, आपको बहुत सारी चीज़ समझनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, स्ट्राइक प्राइसेस, कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, और पूरी ओपन इंटरेस्ट वगैरह, क्या क्या स्ट्रेटजी लगानी है मेरे को, स्कैल्पिंग करनी है, इंट्राडे करनी है, पोजिशनल करनी है, या और सीखनी पड़ेगी ये सारी चीज़ें, जब भी आप इसमें प्रो बन सकते हो, ठीक है। देखो चांसेस तो हैं इसमें, आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो, पूरे चांसेस हैं, मेरे को आप पे भरोसा आप करोगे एक ना एक दिन, पर उसके लिए चाहिए बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, जब भी आप ऑप्शन बाइंग में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल इसमें कुछ किसी का कुछ, कोई किसी से कुछ कर ही नहीं सकता, इतना हार्ड है, ठीक है, इतना भी हार्ड नहीं है। अगर आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस है, आपको आता है इसमें पैसा कमाना, तो ये इतना भी हार्ड नहीं है। बस आपको बेसिक चीज़ें, बेसिक्स तो बहुत जल्दी आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भाई इसको आप ट्राई मत करना, ये मेरी एडवाइस है आपसे। अगर आपने बहुत कोशिश की इसे समझने की, ऑप्शन चैन समझने की कोशिश करी, और जो भी मतलब एक्स वाई जेड जो भी इसमें जो टर्म्स यूज़ होती हैं सारी, या इसमें आपको ट्रेडिंग समझ में ही नहीं आ रही है, आप ये क्या बकवास है, तो आप बिल्कुल भी इसमें ट्रेडिंग नहीं करना, क्योंकि फिर आप फंस जाओगे। आप ज़बरदस्ती ट्रेडिंग करोगे, आप सोचोगे नहीं नहीं मेरे को तो आती है। आप अपने इमोशन को खुश, अपने दिल को खुश करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप इसमें ट्रेडिंग करोगे, कि ये सोच के कि मेरे को तो आता है सब कुछ, पर आपका मन नहीं करता ऑप्शन ट्रेडिंग का, या आपका या आप करना नहीं चाहते ऑप्शन ट्रेडिंग, या आपको समझ में नहीं आता कि यार चल क्या रहा है, क्या कॉल होता है, क्या पुट होता है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, क्या बकवास है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये एक्स वाई जेड, तो भाई प्लीज़ आप जो है बिल्कुल भी ट्राई मत करना इसे, क्योंकि आपका जो है बहुत भारी पड़ सकती है आपको ये चीज़ें, ठीक है। ये आपको मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। आप पहले सीख के आओ, थोड़ा रेस्ट लो, थोड़ा टाइम लो, कम कई सालों तक, मेरे को खुद कई साल लगे थे इसे सीखने में, ठीक है। ये बिल्कुल भी मेरे को इसमें कम टाइम नहीं लगा था, मैंने भी इसमें सीखी थी, और मेरा भी जो इसमें मैंने भी जो अपना इसमें इंटरेस्ट दिखाया था पूरा, और मेरे को मैंने भी कौन से 1-2 दिन में सीख लिया था, 1-2 दिन में नहीं सीख सकते, ये मुश्किल चीज़ें हैं, आपको बहुत डिटेल में समझनी पड़ेंगी इसमें, ठीक है। और भी मैथमेटिकल वो भी होती हैं इसमें काफ़ी, वो तो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं, ठीक है। इसमें को फॉर्मूलाज मैथमेटिकल्स जो है लगते हैं, वो तो मेरे को भी इस बारे में कुछ खास बड़ी नॉलेज है नहीं, पर उस ऐसे कुछ भी कुछ ट्रेडर्स मैंने देखे हैं, वो कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज भी लगाते हैं इसके लिए, ऑप्शन बाइंग के लिए। उस बारे में तो मेरे को भी कुछ खास नॉलेज है नहीं, और ना उसकी कभी ज़रूरत पड़ी, पर कहने का मतलब है बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए, ठीक है। इसमें इक्विटी से बहुत ज़्यादा जो है सीखने के लिए बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है वॉलेटिलिटी, ठीक है गाइस। आपको तो पता है वॉलेटिलिटी जो है कितनी खतरनाक हो सकती है ट्रेडर के लिए। वॉलेटिलिटी में क्या होएगा जो मूवमेंट है ना, ठीक है, जो मूवमेंट है, सारी बात मूवमेंट की है यार, सारा खेल मूवमेंट का है। इसमें मूवमेंट जो बहुत खतरनाक मूवमेंट होती है, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर आप बिल्कुल इन द मनी लोगे तो आपको मूवमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। वो ऊपर की तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है, तो
आपको वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी उसमें। आपको देखो, अगर आपको ट्रेडिंग करनी आती है ना अच्छे से, सब कुछ आपको ऑप्शन बाइंग आती है, तो वोलेटिलिटी आपके लिए बेनिफिट भी हो सकता है, ठीक है। बेनिफिट कैसे, आप उनका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे से आप उसमें प्रॉफिट बना सकते हो वोलेटिलिटी में, क्योंकि उसमें मूवमेंट, जो आप मूवमेंट चाह रहे हो, जो आप मूवमेंट चाहिए, आपका जो बड़ा प्रॉफिट बन सकता है वोलेटिलिटी में ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी शार्प मूवमेंट होती है, ठीक है। और अगर आपको नहीं आती ऑप्शन बाइंग, आपको जो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको जो आता नहीं है क्या चीज़ कैसे चलते, तो वोलेटिलिटी जो आपको बहुत नीचे डाल भी सकती है, आपका अकाउंट ही ब्लो कर सकती है, ठीक है। और बिल्कुल ख़त्म कर सकती है आपका अकाउंट एक ही बारी में, और आपका सारी ट्रेडिंग ख़त्म भी कर सकती है। तो वोलेटिलिटी उस ट्रेडर के लिए अच्छी है जिसको सब कुछ पता है, ठीक है, ट्रेडिंग के बारे में, उसमें काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए वोलेटिलिटी अच्छी है। पर बिगिनर्स की वोलेटिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बिगिनर्स की वोलेटिलिटी तो यूँ समझ लो जहर है, जहर मान लो, क्योंकि उस पर जो है उनको इतना पता नहीं होता कि कहाँ क्या करना है, तो उनके लिए जो है बहुत डेंजरस हो जाता है। लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा। मान लो तुक्का बढ़ गया गलती से, ठीक है, मान लो कोई बिगिनर है, उसको पता नहीं था इतना कुछ खास, तो वोलेटिलिटी में वो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकता है, वो फिर खुश हो जाए उसे देख के। पर एक ना एक दिन अगर वोलेटिलिटी वापस वो आ गई, तो एक ना एक दिन वो लॉस भी बढ़ा ही देके जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हाई लिवरेज। देखो, ये इतनी पॉपुलर, इतनी फेमस और इतना सब कुछ क्यों है, क्योंकि इसमें लिवरेज बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिवरेज मिलता है फॉरेक्स में, उसके बाद फॉरेक्स मेजर में मिलता है सबसे ज़्यादा लिवरेज, फिर फॉरेक्स माइनर में मिलता है, फिर गोल्ड में मिलता है, फिर इंडाइसिस में मिलता है, ठीक है, फिर ऑयल, फिर क्रिप्टो, फिर स्टॉक। स्टॉक में तो सबसे कम मिलता है, ठीक है, आप सबको लोगों को पता ही है। और ये सेबी का मार्जिन रूल जब से है, और ये बिल्कुल ख़त्म नहीं कर दिया मार्जिन एक तरह से, ठीक है। कुछ लिवरेज, मार्जिन नहीं मतलब लिवरेज जो बिल्कुल ख़त्म कर दी, कुछ है ही नहीं। 4x 5x के आसपास है शायद, मेरे को इस तो मतलब काफ़ी कम लिवरेज है। इतनी लिवरेज में सब क्या ही, इसलिए जो है काफ़ी लोग जो है इसमें स्विच कर गए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, खासकर ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि इसमें कम जो है पैसे से भी काम चल जाता है। छोटी कैपिटल से भी इसमें आप पैसे बना सकते हो, और यकीनन बना सकते हो, इसमें कोई जो है दोराई नहीं। अगर आपको आता है बनाना तो सिर्फ तो ही आप इसमें बना सकते हो, चाहे वो छोटा कैपिटल चाहे बड़ा कैपिटल हो। और अगर आपको लॉस ही बनाना है तो वो आप छोटे कैपिटल से भी लॉस बना सकते हो, बड़े कैपिटल से भी लॉस बनाते हो, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉफिट लॉस डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके स्किल्स पे, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो खासकर ऑप्शन बाइंग में तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्किल्स चाहिए होती हैं, ठीक है। तो हाई लिवरेज क्या है, इसका नुकसान है। देखो, अब आप बोलोगे कुछ ट्रेडर्स के लिए फ़ायदा है, कुछ ट्रेडर्स के लिए नुकसान है। ये हर पॉइंट्स के लिए यही बात कहूँगा मैं, जितना मैंने अभी तक बताया। अब हाई लिवरेज से क्या होगा, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, जिनको बहुत अच्छा खासा मार्केट में आता है, खासकर बैंक निफ्टी या कोई ऑप्शन हैं, उनको ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल प्रो हैं वो, उनको मतलब उनका बाएं हाथ का खेल है मान लो, तो उनके लिए तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लिवरेज तो मिल ही रही है। लिवरेज इसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी वजह से जो है आप काफ़ी ज़्यादा छोटे पैसे से भी आप काफ़ी बड़ी जो है ट्रेड ले सकते हो। तो बड़े आप इसमें जो बड़े प्रॉफिट्स निकाल सकते हो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो। पर वहीं आप अगर मैं बात करूँ बिगिनर्स की, या जो ऐसे ही इसमें घुस गए हैं बिल्कुल पहले शुरू में, उन्होंने इक्विटी में कभी ट्राई करी नहीं है, सीधे एकदम F&O में घुस गए हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में वो एकदम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उनके लिए तो भाई ये बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि लिवरेज इतना ज़्यादा वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या है लिवरेज, क्या होता है, और क्या कितना इसे कैसे यूज़ करना है। कैपिटल मनी मैनेजमेंट नहीं समझ पाएंगे वो, कितनी कैपिटल, हमें कम से कम कैपिटल जो है अपनी एक लॉट में काम करना चाहिए। ये टिप दूंगा मैं आपको, खासकर बिगिनर्स के लिए। अगर आपको फेल भी करना ही है तो भाई एक लॉट से कर लो, जाएंगे तो थोड़े बहुत ही जाएंगे ना पैसे, ठीक है। और फिर भी स्टॉप लॉस के साथ चलो, एक लॉट में स्टॉप लॉस के साथ चलो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलो, इसमें आपको फिर रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। और इन द मनी रहने की कोशिश करो, ठीक है। तो हाई लिवरेज जो है वो नुकसान भी दे सकता है काफ़ी ज़्यादा, और फ़ायदेमंद तो है ही उनके लिए जिनको आता है, ठीक है। तो दोनों तरफ की मैं बात करूँगा, सिर्फ एक तरफ की बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमें हर टाइप के ट्रेडर होते हैं, ठीक है। जो कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो लिवरेज का जो है फ़ायदा उठाते हैं, और कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो लिवरेज उन्हें भी मिलती है, लिवरेज सबको मिलती है, पर हर कोई लिवरेज का फ़ायदा ढंग से नहीं उठा पाता। कोई किसी का नुकसान जो लिवरेज की वजह से ही इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, ठीक है। उनकी कैपिटल 50% से भी ज़्यादा जो है
एक ही ट्रेड में जा सकती है। 50% तो छोड़, मैं बोल रहा हूँ 0 भी हो सकता है अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया या उसने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया या उसे पता ही नहीं क्या एग्जिट करना है, कब एग्जिट करना है, क्यों एग्जिट करना है, कहाँ एग्जिट करना है। तो ये सब जो है बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। तो लिवरेज जो है काफ़ी खतरनाक है इसमें, इसकी वजह से आपको रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डेंजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको इसमें नुकसान होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट अवेलेबल। तो नॉट अवेलेबल से मेरा ये मतलब है, मान लो स्टॉक ऑप्शंस करते हो, ठीक है, जैसे रिलायंस का ऑप्शन लें, ठीक है, तो रिलायंस का तो ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, या निफ्टी 50 के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में जो है अवेलेबल हैं। पर कुछ स्टॉक्स मान लो आपने सेलेक्ट किए और उसमें अच्छी खासी आपको मूवमेंट दिख सकती है आने वाले टाइम में और आप उसमें ट्रेड करना चाहते हो, पर आपके पास वही जो है इक्विटी में आप नहीं चाहते ट्रेड करना, आप F&O में ट्रेड करना चाहते हो। तो हर स्टॉक का मतलब ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन जो है सेगमेंट जो ऑप्शन का वो हर उसमें नहीं होता। जैसे अगर मैं रिलायंस की बात करूँ तो उसका है निफ्टी 50 के जितने भी है ना उनमें मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स का F&O बना हुआ है, ठीक है। उनका जो है ऑप्शन बना हुआ, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो ऑप्शन। जैसे रिलायंस का आप ऑप्शन ले सकते हो, ठीक है, या और कोई स्टॉक है उसका आप ऑप्शन ले सकते हो। पर मान लो आप किसी और स्टॉक में मूवमेंट दिख रही है, किसी और स्टॉक में ट्रेड करना है, उसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो नॉट अवेलेबल का मतलब ये है कि आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे ऑप्शंस में, क्योंकि उसका जो है अलाउड ही नहीं है, वो ऑप्शन है ही नहीं उसमें, ठीक है, आप कर ही नहीं सकते उसमें। बस एक ही ऑप्शन है इक्विटी, करनी है तो करो वरना मत करो, ठीक है, इक्विटी का ही ऑप्शन है। ऐसे भी कुछ स्टॉक्स हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या होता है, आपको दिक्कत होती है कि यार इसमें तो अच्छी खासी मूवमेंट बन रही थी, मेरे को इसमें ट्रेड करना था, पर क्या करूँ उसमें मिला ही नहीं मेरे को ट्रेड करने के लिए, मेरे को उसी इक्विटी में मिल रहा है ऑप्शन, इक्विटी में मेरे को करनी नहीं है, मेरे को जो F&O में ही करनी है, फ्यूचर में ऑप्शन में ही करनी है, ऑप्शन बाइंग करनी है, पर क्या करें हर स्टॉक में जो है नहीं मिलता। तो इसमें तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि हर स्टॉक का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है या हर स्टॉक का फ्यूचर्स जो है अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज आप मान सकते हो। अगला है कमीशन। कमीशन से मेरा मतलब है ब्रोकरेज वगैरह टैक्स और ये जो काफ़ी सारे हिडन चार्जेस होते हैं, ये जो है ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मतलब ये है मेरा कि इक्विटी से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इक्विटी में जैसे थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं, तो इसमें तो उससे भी ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, जबकि इक्विटी में तो हम मार्जिन उनसे लेते हैं, ब्रोकर से हम मार्जिन लेते हैं, पर इसमें हम मार्जिन नहीं लेते। मतलब इसमें तो डायरेक्ट होता है सब कुछ, इसमें कुछ वो जो प्राइस है वो हमने दे दिया और वही हमें मिल जाए उतनी जितनी क्वांटिटी आप चाहोगे, ठीक है। पर इसमें जो है फिर भी चार्जेस थोड़े से ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, इक्विटी से थोड़े से ज़्यादा लगते हैं ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है। क्योंकि जैसा कि क्योंकि मैं दोनों में ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, मैं दोनों में ट्रेडिंग करता हूँ, इक्विटी में भी करता हूँ और फ्यूचर ऑप्शन में भी करता हूँ। तो ऐसा मेरे को लगता है कि शायद ऑप्शन बाइंग में थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, ठीक है। एक लॉट में काम करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, कुछ खास फ़र्क भी नहीं पता चलेगा। जैसे जैसे बड़े बड़े लॉट्स लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लॉट्स लोगे, ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो आपको ह्यूज डिफरेंस दिखने को मिलेगा, ठीक है। आपको क्योंकि मैं जो है थोड़ी हैवी क्वांटिटी में जब ट्रेड करता हूँ, जब मेरे को पता चल जाता है कि यार ये तो गड़बड़ है, थोड़े ज़्यादा चार्जेस लग रहे हैं, तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज आप कह सकते हो। सारा तो यही ले जाते हैं यार, फिर हम क्या लेंगे। सारा पैसा तो जो ब्रोकरेज में चला जाता है और ये टैक्स वगैरह पता नहीं क्या क्या हिडन चार्जेस भी होते हैं कुछ, ठीक है। तो फिर ट्रेडर कमाया क्या, ये भी तो देखो आप, सब सारा तो यही ले लेते हैं। और जो एक लॉट में ट्रेड करता है या जो छोटा प्रॉफिट लेने की कोशिश करता है, मान लो कोई एक लॉट में ट्रेड करता हो, छोटा सा 50 रुपीज़ का या 100 रुपीज़ का फॉर एग्जांपल प्रॉफिट लेने ही सोचता है, वो सोचता है मैं छोटा छोटा प्रॉफिट लूँगा, ठीक है, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए मैं ही बुक करूँगा। तो उसके लिए तो क्या हो जाए, देखो 50-60 रुपये तो उसके उसमें ब्रोकरेज में ही लग जाएंगे कम से कम, एक लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, शायद, ठीक है, शायद उसके 50-60 रुपये लग जाएंगे एक लॉट में। तो उसका फिर मान लो उसको 100 या थोड़ा छोटा मोटा ही प्रॉफिट कमाना था, तो उसका आधा पैसा तो, आधे से भी ज़्यादा पैसे तो ब्रोकरेज ही खा गया, ठीक है। फिर वो क्या करे। तो कहने का मतलब जो छोटा प्रॉफिट लेंगे उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, या जो छोटे कम उसमें ट्रेड करते हैं, कम लॉट में ट्रेड करते हैं और ज़्यादा छोटे प्रॉफिट बुक करते हैं, तो उनका ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा चले जाता है, ज़्यादा कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है इनकी, ठीक है। यही मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया था, ठीक है। हालांकि मेरी ट्रेडिंग जो है वो ह्यूज क्वांटिटी में रहती है, बड़ी क्वांटिटी में रहती है, इसलिए वन लॉट जो है
वन लॉट का तो यार आप लोगों को पता होगा कितना क्या ब्रोकरेज है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपको क्या लगता है इसकी ब्रोकरेज हाई है या नहीं, या आपको भी यही लगता है कि सारा पैसा इसमें ही चला जाता है और हमें तो थोड़ा बहुत ही बचता है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। तो कमीशंस जो इसमें लगते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट है स्ट्रेस। अब ये लास्ट पॉइंट में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो है काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब तो है ही है। देखो ट्रेडिंग जो है इजी जॉब नहीं है और ख़ासकर F&O फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो बहुत ज़्यादा जो है, मान लो आपको कभी लॉस हो गया मान लो आपको कभी, तो आपको जो है मेंटल पीस जो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि लॉस छोटा मोटा नहीं होता। इसमें आपको पता है कैपिटल काफ़ी रेट ऑफ रिटर्न या कैपिटल जो है उसका कुछ काफ़ी हिस्सा जो है लॉस में चला जाता है, तो काफ़ी लोगों को दुख होता है और काफ़ी मेंटल डिस्टर्बेंस भी होती है और स्ट्रेसफुल जॉब तो होती ही होती है। जैसे मान लो आप जब भी आप ट्रेड में कभी भी एंटर करते हो, तो ट्रेड में एंटर करते ही हल्का फुल्का स्ट्रेस तो होता ही है। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करोगे तो फिर उसमें तो आप ये चिल बैठो आराम से, कुछ मतलब इतनी पता है आपको कुछ बहुत बड़ा होने वाला नहीं है, आप बस क्योंकि मूवमेंट जो काफ़ी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होती इक्विटी में। ठीक है, स्लोली मूवमेंट होती है। अगर इसको ऊपर जाना तो भी, नीचे जाना तो भी, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा आपको पैनिक सिचुएशन जो है क्रिएट नहीं होगी। पर इसमें जो सेकंडों में सारा हिसाब बदल जाता है। आप पहले 1 मिनट में प्रॉफिट थे, दूसरे मिनट में उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट में, तीसरे मिनट में उससे भी नीचे आप आ गए। ठीक है, चौथे मिनट में उससे भी नीचे आ गए। तो मतलब सेकंडों में हिसाब बदल जाता है। 1 सेकंड में इतने ऊपर चला जाता है, 1 सेकंड में इतने नीचे चला जाता है। तो ये हर किसी के बस की नहीं है चीज़, देखनी है, संभालनी है। ठीक है, और उसमें मैनेज करना। ठीक है, काफ़ी लोग जो है इमोशनल हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते, तो एकदम एंटर कर देते हैं, एकदम एग्जिट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं जो वो करते हैं। पर उसमें वो कुछ जो है बिगनिंग में उन्हें ये चीज़ ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी डिज़ास्टर हो सकता है आपका। ठीक है, आपका भी और आपके अकाउंट का भी, ट्रेडिंग अकाउंट का भी, आपके मेंटल पीस का डिज़ास्टर हो जाएगा। ठीक है, और अकाउंट में से सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट आती है। आप जो उसमें मैनेज करना, ठीक है, वो हर किसी का बस की नहीं है। ठीक है, सही बता रहा हूँ मैं, सच बात बता रहा हूँ मैं। ये आपको सीखनी पड़ेगा या आपको एक्सपीरियंस से ही आएगी कि कैसे जो है इमोशन को कैसे मैनेज करें, साइकोलॉजी कैसे रखें। ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी मैटर करती हैं इनमें। ठीक है, आपको बस ये नहीं कि स्ट्रेटजी होगी या फिर इंडिकेटर्स हो गया, प्राइस एक्शन होगी, ये सब चीज़ें ही आपको सिर्फ यहाँ पे काम नहीं करेगी। आपकी साइकोलॉजी यहाँ बहुत ज़्यादा काम करती है और आपका इमोशनल बैलेंस भी अच्छा खासा होना चाहिए। आपका माइंडसेट जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल शार्प होना चाहिए। आपको लॉसेज होने के बाद भी आप जो है हार नहीं मानो आप बिल्कुल भी। हाँ, उस लॉसेज से सीखो ज़रूर। ठीक है, हार नहीं मानो का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप सोच लो कि छोड़ हो गया तो है, कोई बात नहीं। आप उन लॉसेज से सीखो। ठीक है, और आपको फिर भी अगर, तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था ऑप्शन बाइंग के बेनिफिट्स वगैरह और क्या क्या एडवांटेज थे, क्यों हमें करनी चाहिए, क्यों वो इतनी फेमस हो रही है, क्यों उसे लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया क्यों इसे नहीं करना चाहिए, क्यों इसमें ठीक है, क्यों क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है, क्यों इसे लोग इग्नोर करते, क्यों इससे लोग डरते हैं इतना। तो कहने का मतलब मैं दोनों चीज़ें बता दी आपको। अब अब मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको करनी है या नहीं करनी। ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। मैंने ये वीडियो 2 अलग अलग इसलिए बनाई है ताकि एक तो देखो, अगर मैं एक में ही बनाता तो काफ़ी लंबी हो जाती वीडियो, आप लोग बोर हो जाते और पॉइंट्स जो आपको समझ में भी नहीं आते, इसलिए मैंने 2 वीडियो अलग अलग बनाई हैं। तो अब आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो है, वो वीडियो ज़रूर देख लेना, उससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आप लोग ही डिसाइड करो कि आपको करनी है या नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि अगर वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि अगर आप जो जो इसके डिसएडवांटेज हैं उनसे आप सेटिस्फाइड हो, या आप सोच लो कि हाँ इनसे मैनेज कर लूँगा, या ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इनको संभाल लूँगा कैसे ना कैसे, ये सारी चीज़ जो मैंने बताई इन सब चीज़ों को मैं संभाल लूँगा और ये कंट्रोल कर लूँगा मैं इन सब चीज़ों पे, और जो बेनिफिट्स हैं वो मेरे को ज़्यादा फ़ायदेमंद लगते हैं, तो आप इसमें शुरू कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग सॉरी ऑप्शन बाइंग। ये स्पेशली वीडियो ऑप्शन बाइंग के लिए है। सेलिंग का अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, वो बिल्कुल अलग ही चलती है, उसके लिए फिर कभी मैं आपको बताऊँगा क्योंकि सेलिंग काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, सेलिंग नॉर्मल नहीं होती। ऑप्शन बाइंग की ये पूरी वीडियो मैंने आपको बनाई है, इससे पहले वाली वीडियो मैंने ऑप्शन बाइंग के लिए ही बनाई थी स्पेशली।
ठीक है। ऑप्शन बाइंग की मैं बता रहा हूँ इस पूरी वीडियो में। सेलिंग के बारे में अभी कुछ बात की ही नहीं है, तो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। मैं कोई नहीं होता बताने वाला कि आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको बस क्लियरिटी दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ आप लैग कर सकते हो और कहाँ कहाँ आप एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की दोनों पार्ट के वीडियो में। ये पार्ट सेकंड है, पार्ट 1 आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। तो अब आप लोग ही डिसाइड करो कि आपको करनी है या नहीं करनी इन पॉइंट्स के थ्रू, जो मैंने आपको अभी पॉइंट्स बताए, ठीक है। ठीक है गाइस, और बस यार इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस आप लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपका क्या व्यू है ऑप्शन ट्रेडिंग को के लिए, ऑप्शन बाइंग को लेके आपका क्या व्यू है, आप क्या जो है सोचते हो उसके बारे में, ठीक है। या आपने स्टार्ट करी है ये ऑप्शन बाइंग, आपको कैसी लगी? अगर आपने नहीं की तो आपने क्यों नहीं की, आप ट्राई करना चाहते हो या नहीं, आप कुछ भी आपको XYZ कुछ भी आपको डाउट है, आपको पूछना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपको बताने में बिल्कुल तैयार हूँ। जो भी आपका डाउट हो बिल्कुल क्लियर कर दूँगा मैं। क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ऐसी रोज़ इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ रोज़ आती रहेंगी। हाँ, अगर आपको एक बात और, अगर आपको जो है सीखनी है ऑप्शन बाइंग, ठीक है, बिल्कुल परफेक्शन से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं, या फिर माइंडसेट बताया हुआ है, साइकोलॉजी भी बताई हुई है एक आधी बार। प्रॉपर्ली मैं डेली देखता हूँ कि कहाँ कहाँ मैंने एंट्री ली, कहाँ मैंने एग्जिट ली, वो चीज़ समझने की कोशिश करो, ठीक है। वो चीज़ आप समझ लोगे ना, देखो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो इससे आपको क्या होगा, वो जो भी मैं डेली वीडियोस डालता हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी की कि आज क्या एंट्री पॉसिबल थी बेस्ट, और कहाँ मैंने एंट्री ली, कहाँ मैंने एग्जिट ली। तो मेरी अगर कोई गलती हो उस ट्रेड में तो मैं वो भी डिस्कस करता हूँ। तो उन गलतियों से आप सीख जाओ फ्री में, ठीक है। फ्री में आप उन गलतियों से सीख जाओ, क्योंकि मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं ले रहा हूँ कि ये मैंने गलती तो कर दी, आप ये गलती मत करना, ये मतलब है मेरा। और जो मिस्टेक्स हैं उनको आप ध्यान रखना, और जो जिसकी वजह से मेरे को प्रॉफिट हुआ है वो चीज़ आपको ध्यान रखना, उसका क्या होगा, आपको भी उसी वजह से प्रॉफिट होगा। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, इसी चैनल पर आपको मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। तो अगर आप फिर भी ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो, मैं खुद करता हूँ ऑप्शन बाइंग, और काफ़ी अच्छी जो है ट्रेडिंग है ऑप्शन बाइंग, ठीक है, बहुत अच्छी हाईली रिवॉर्डिंग है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा अगर आपको इसमें अच्छे से काम करोगे तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।